फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 6 जनवरी। आज इकोनॉमिक्स रिलेटेड कुछ टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हमने कुछ हिंदू से लिया है, कुछ फाइनेंशियल एक्सप्रेस से लिया है, इंडियन एक्सप्रेस से भी लिया है और चैनल से लिया है। कुछ टॉपिक इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट टॉपिक का रेड सी का जो इशू चल रहा है, रेड सी में जो होता है रिवेल्स यमन का जो अटैक है, रेड सी जो ट्रेड रूट है, उसका जो इम्पैक्ट ग्लोबल फॉरेन ट्रेड में और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, वो सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके ऊपर काफ़ी इश्यूज है। अभी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये डिस्कस करेंगे। दूसरा दिसंबर PMI सिग्नल सर्विस एक्टिविटी राउंड टू 3 मंथ हाई। ये PMI हम डिस्कस करेंगे। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, उसका ऊपर इकोनॉमी क्या दर्शाता है, क्या पैरामीटर है, वो डिस्कस करेंगे। PMI इंक्रीजिंग का क्या सिग्निफिकेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे। तीसरा जो है इंडिया फॉरेक्स रिजर्व जम $2.75 बिलियन टू $625.2 बिलियन इंक्रीज हुआ। एक इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छी बात है। एक क्या इम्पैक्ट है फॉरेक्स रिजर्व जम करने से भी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक है इंडिया डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट 2024-25 कोड भी हिट लोएस्ट इन 9 ईयर्स। सोर्स है, काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी नीचे चर्चा में है, क्योंकि ये अगले 2024 में, इसी साल 2024 में जो वोट इलेक्शन है, उसके ऊपर जो इस साल जो 24-25 में जो डी इन्वेस्टमेंट टारगेट है, काफ़ी सारी IDBI है, भारत पेट्रोलियम है, उसको बेसरकारी करने का काफ़ी इशू बातचीत भी चल रहा है। लेकिन वोट के लिए काफ़ी गवर्नमेंट रुके हैं। इसका इम्पैक्ट कितना रहेगा, इकोनॉमी इम्पैक्ट क्या रहेगा, तो जो बजट में जो देश में टारगेट है वो अगर लो होगा तो क्या इम्पैक्ट हो, डिस्कस करेंगे। लास्ट में जो सेंटर में प्रोवाइड 12 to 14,000 करोड़ मोर फॉर MGNREGS जो प्रोजेक्ट है 100 जॉब के लिए, स्पेशल जॉब के लिए, उसका ऊपर एक्स्ट्रा फंड जो दर्ज करेंगे। एक कुछ इकोनॉमी रिलेटेड टॉपिक है, UPSC का इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस करेंगे। चलते फर्स्ट, आज का फर्स्ट आर्टिकल रेड सी है, वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। रेड सी मेनली जो है आप जानते हैं, रेड सी जो यहाँ पे रेड सी है, जो सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, में सूडान है, एक यमन है, एक उसका सराउंडिंग कंट्री के जो मेन ट्रेड रूट है, जैसे कि हम देख रहे हैं जो मेन जैसे इंडिया का मेन ट्रेड रूट है, अगर इसको ये रूट अगर बंद हो जाएंगे तो मोस्ट ऑफ 14 डेज एक्स्ट्रा ट्रैवल कॉस्ट लगेंगे, और जो इंश्योरेंस प्रीमियम, जो ट्रैवल कॉस्ट बढ़ जाएंगे, उसको भी इम्पैक्ट, इन्फ्लेशन को भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा, और जो एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेंगे, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। द क्राइसिस इन रेड सी is taking a toll on India's export and import, and freight cost having shoot up to some के routes by more than 5-fold। फ्रेट कॉस्ट 5-fold इंक्रीज हो रहा है। 100 टाइम जो है इंश्योरेंस, 100 टाइम मोर देन 100 जंप हो रहा है, क्योंकि एक जो पहले जो ट्रेड रूट, इंडिया का ट्रेड रूट जो है बाई यूरोपियन कंट्री में, बाकी कंट्री में जाने के ट्रेड रूट था, शॉर्टेज रूट थे। अभी वो जो रिसेंटली जो ईमन होता है रिबेल, जो ईमन जो है उसका जो मेनली जो इसराइल के ऊपर हमास गाजा ऊपर अटैक है, उसके ऊपर ईमन में जो होता है रिबेल जो गोष्ठी है, जो पीपल्स है बैक बाय ईरान, उसको ईरान का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो रेड से स्वेज, यहाँ पे जो मतलब रेड से जो स्वेज ये जो रूट है, उसके ऊपर जो अगर बंद हो जाएंगे तो उसका ऑल्टरनेट रूट है, उसको काफ़ी लंबा गिरेगा, और इसका ऊपर इम्पैक्ट कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट काफ़ी कॉस्ट बढ़ जाएंगे, उसको भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेंगे। चलिए डिटेल डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम वन डिस्कस करते हैं। ड्यू टू राइजिंग फ्रेट रेट, the exporter have postponed selling many cases, and because alternate routes having avoiding Suez Canal are taking additional 14 days, even import have suffered। मतलब एडिशनल जो रूट है हम देखा है तो 14 डेज एक्स्ट्रा लगेंगे, उसके लिए जो कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और उसको इंश्योरेंस कॉस्ट हो जाएगा, तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों के लिए इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए अगर कॉस्टिंग ज़्यादा हो, जो जिस कंट्री में जिस कस्टमर को लेंगे जा रहा है, यूरोपियन जो कस्टमर जा रहे हैं, वो इतना जो रेजिंग कॉस्ट और इंक्रीज कॉस्ट हो रहा है, उसको मतलब देंगे क्या, अब उसको देना ही कर देने के लिए, उसके लिए एक्सपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जा रहा है। ये भी इशू है। बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ ट्रेडर्स होल्डिंग
ऑन टू कंटेनर फेयरिंग है शॉर्टेज है। इसका जो ट्रेडर जो है कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन बंद है उसको शॉर्टेज होने का चांस, एक तो शॉर्टेज होने का चांस है, शॉर्टेज होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेंगी डेफिनेटली। द इंक्रीज इन फ्रेट रेट with the routes apart from basic freight rates, risk surcharge, a peak season surcharge also showed up। रिक्स चार्ज और फिक्स चार्ज वो भी है, रूट इंक्रीज होने के बाद जो एक रिक्स उसको वो चार्जिंग फिक्स चार्ज इंक्रीज हो रहा है। शाम कैसे चार्ज कम टू 4 times द बेसिक फ्रेट कॉस्ट, शाम का 4 टाइम बेसिक कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। मतलब द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस हैज इंक्रीज टू 0.05% of the value of the shipment to 0.5% इंश्योरेंस कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ये सब मोड में जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ग्लोबल ट्रेड, सिर्फ इंडिया के नहीं ग्लोबल एक इम्पोर्ट एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसके ऊपर मीटिंग हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हेल्ड मीटिंग टू टेक ए स्टॉक ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन इंडियन ट्रेड। ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द मीटिंग हुआ था। इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी, काफ़ी सारी डिस्कशन हुई थी इसके ऊपर। अभी जो बातचीत है, अभी जो फिलहाल तो इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे, लेकिन इमीडिएटली इम्पैक्ट अगर सोल्यूशन नहीं हुआ तो उसके ऊपर आगे आने वाला दिन में इम्पैक्ट बहुत जानने पाएंगे। ये मीटिंग डिस्कस हुआ था। द मीटिंग हैज फॉर stock taking to understand what exactly is happening and issue they are facing। commerce secretary they are have been reported no reported container shortage। अभी तो फिलहाल कोई रिपोर्टेड शॉर्टेज नहीं है, लेकिन अगर लोन अगर कोई इमीडिएटली सॉल्यूशन नहीं हो तो ये इम्पैक्ट पड़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट the disruption in import can also create issue going ahead। importers are saying that they have an inventory for 1 month, एक महीने की इन्वेंट्री है। जो इंडिया में इन्वेंट्री जो इंडस्ट्रीज है बाहर से इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल, उसको 1 महीने की इन्वेंट्री है। आफ्टर दैट दे विल स्टार्ट फेसिंग इशूज इफ द सिचुएशन डज नॉट इम्प्रूव। ये भी इशूज तो है। India has put 4 ships on high sea after drone attack on Mangalore। इंडिया मतलब 4 शिप ऑन हाई सी में अटैक विजिलेंस बढ़ा है। कुछ ड्रोन अटैक मैंगलोर बाउंड केमिकल टैंकर MV केम प्लूटो। यूएस ऑल्सो पुट टुगेदर टू मल्टीनेशनल फोर्स। यूएस भी भी वॉच रख रही है, इसका जो फोर्स वॉच रख रहा है, जो फोर्स शिपिंग रूट वॉच रख रहा है। लेकिन फिर भी जो रिबेल हमारा होता है, रिबेल्स ग्रुप जो है उसका ऊपर काफ़ी 100% श्योर तो नहीं है, अभी कुछ श्योरिटी तो नहीं है क्या कर पाएंगे। लेकिन इसका हमारा जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इंडियन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, बोल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का जो इम्पैक्ट बहुत तरह पड़ेंगे। कॉमर्स सेक्रेटरी एंड इंडियन एक्सपोर्ट टू द यूएस ईस्ट कोस्ट said the Indian export to US East Coast, Europe and Eastern port of Latin America use this port। मतलब ये काफ़ी इंडिया जो है पोर्ट जो है यूएस में जाते हैं, ईस्ट कोस्ट यूरोप में, ईस्टर्न पोस्ट और लातिन अमेरिका ऑल्सो यूज दिस पोर्ट। मेजर रूट है तो है ये। Every year, $100 billion of Indian export pass through the route, which is translated to 9 billion monthly। Even 25% export are impacted by the problem in the Red Sea, it will mean an impact around 3 billion this year। Is import also be impacted। मतलब इसका तो इम्पैक्ट तो है, समझ में आ रहा है, तो क्लियरिटी है, इम्पैक्ट तो काफ़ी सारी है ही। The crisis continue longer than export if low value and high volume product, particularly commodities, would become uncompetitive। Buyer may not take the additional cost of freight। मतलब ये जो है, जो अगर एक्सपोर्ट इंडिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हायर कॉस्ट आ रहे, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट आ रहे, तो बायर हो तो इतना कम कॉस्ट देने में इनकर भी कर देते हैं और दूसरी जगह से भी लेते। दूसरे रिस्टार्ट टू बाइंग फ्रॉम सोर्स क्लोजर होम, मतलब नज़दीक कई जगह से नज़दीक नियरेस्ट कई जगह से लेने का कोशिश भी कर सकते हैं। उसको भी इंडिया का एक्सपोर्ट का वो ऐसे भी एक्सपोर्ट का भी इम्पैक्ट और पड़ सकते हैं। सिंस मिड नवंबर होता रिबेल से हु कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ येमेन हैव बीन टारगेटिंग कमर्शियल शिप traversing through the lower Red Sea to show their solidarity with Gaza and protest। मतलब जो गाजा में जो इजराइल का प्रोटेस्ट बम्बास्ट हुआ था, उसका जो अटैक है, उसका जो होता है रूबेल जो उसका गाजा का सपोर्टर है, और ईरान का भी उसका बैक सपोर्ट है। इसका इम्पैक्ट वो जो सी रूट ट्रेड रूट है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर हम देखेंगे येमेन यहाँ पे है, सऊदी अरब यहाँ पे, जो बताया जाता है ये जो रूट है यहाँ पे मेन, यहाँ पे जो मेन तो जो डेड सी है, यहाँ पे जो सुएज पोर्ट है, यहाँ पे सुएज कनाल है, सुएज कनाल यहाँ पे
जो जो इस रूट से जो भी जाता है, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट 20 माइल्स बता 20 माइल से इसका ऊपर अटैक हो रहा है। हालांकि जो बताया जा रहा है यूएस और इंडिया के ऊपर नजरदारी रख रहा है, लेकिन फिर भी इसका अभी तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। बताया जाता है दी बाब अल मंडप स्ट्रेट ऑल्सो नोन एज गेट ऑफ टीयर्स इज चैनल 20 miles and wide and known as being perilous to navigate the sea between Yemen and on the Arabian Peninsula and Djibouti and Eritrea on the African coast. Djibouti and Eritrea जो अफ्रीकन इस कोस्ट में और यमन इस कोस्ट में है, ये जो है बाब अल मंडप स्ट्रेट जो है इसमें है। About 17,000 sheep and 10% global trade pass through this every year. इस रूट से 17,000 sheep and 10% global trade, मतलब बहुत important एक रूट है। Any ship passing through Suez on to from Indian Ocean has to come this way. ये है it is route by which ship can reach the Suez Canal from south to itself to major shipping rate. Avoiding it means vessel must take a longer route. एग्जाम्पल लेमिग्रे अराउंड साउथ अफ्रीका जो बताया था लॉन्गर रूट में लेना पड़ेगा इसको बोल। ऑलमोस्ट ऑल दो बताया जा रहा ऑलमोस्ट ऑल 14 to डेज टाइम लेंगे। व्हाट डू रेड सी असॉल्ट मीन फॉर ग्लोबल ट्रेड ऑलरेडी डिस्कस हुआ। अटैक बाय हौती रेबल्स इन येमेन ऑन कमर्शियल वेसल्स in recent week has resulted in many farm deciding to avoid one of the world's busiest shipping route। मतलब मेनी जो फार्म ये जो इम्पोर्टेंट शिप इसको अवॉइड कर रहे हैं, ये भी इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। अब आने वाले देखते हैं कितना जल्दी इसका सॉल्यूशन होगा, उसका देखा जाएगा। बता जाए ये जो रूट है इसका जो ये पहले जो ये रेड सी रूट है, यहाँ पे लॉन्गर रूट करेंगे तो ये भी जो लॉन्ग अबाउट 9 to 10 days को भी 14 डे भी लग सकता है। Houthis have been stepping up their attack since they start the Israel-Hamas war, तो discuss हुआ। But because of the attack and the threat of the future assault, several of the world's largest shipping firms have diverted vessels with a much longer route on the Africa coast। इसमें 10 to 14 days लगते थे। एक कुछ पॉइंट है आने वाले दिन में इसका अगर जल्दी इसका सॉल्यूशन निकल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आने वाले दिन में जो इकोनॉमिक्स जो इसका एनालिसिस का इसका इम्पैक्ट बहुत इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ शिपिंग कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। इसका आने वाला दिन में जो इंक्रीज जो है इन्फ्लेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेंगे। चलिए ये तो कुछ पॉइंट है, चलिए इसका नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, दिसंबर PMI सिग्नल्स सर्विस एक्टिविटी रिबाउंड टू ए 3-month हाई। दो टाइप का दिसंबर सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स शो कर रहा है 3-month हाई। कितना था जी? HSBC इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स शो लास्ट मंथ 259 फ्रॉम 56.9 इन नवंबर। हम देख रहे हैं दो टाइप का जो एक रेट है, दो सर्विस PMI है, सर्विस PMI और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग PMI। तो PMI दो टाइप है, ये जान लीजिए, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। ये रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है जो सर्विस सेक्टर PMI है वो 3 month तो लेवल उससे इंक्रीज हुआ। पहले पे कितना था, अभी 59 हुआ, पहले नवंबर में 56.9, इस मंथ में तो हमारा दिसंबर में 59 हुआ, उसका पहले 56.9। ठीक है, तो हम देखेंगे दो PMI इंडेक्स जो है 59 क्या दर्शाते हैं और 50 से नीचे होगा तो अगर 49 होगा तो क्या इंडिकेट करते हैं, वो हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग अभी, लेकिन इस रिपोर्ट में मैन्युफैक्चरिंग PMI की बात नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग PMI ऑलरेडी हम देख रहे हैं 54.9 इंक्रीज है, मतलब डिक्रीज हुआ। जो सर्विस सेक्टर का बात हो रहा है, मतलब अगर सर्विस हायरिंग वाज एट ए स्लाइटली स्ट्रॉन्गर पेस देन नवंबर, मतलब वो जो कंपनी में जो सर्विस सेक्टर कंपनी है उसमें हायरिंग जो न्यू एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट कर रहे हैं एज पर नवंबर तो थोड़ा इंक्रीज हुआ है। वो फुल टाइम पार्ट टाइम दोनों सेक्टर में जो है वर्कर्स को रिक्रूटमेंट हो रहा है, मतलब इकोनॉमिक इंडिकेट कर ही रहे हैं। ठीक है, बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन लेवल हाउ अबाउट इम्प्रूव फॉर नवंबर लेवल्स, जो सर्विस सेक्टर है उसमें बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन है, उसमें ये भी बताया जाए फार्म्स पास जो कॉस्ट बर्डन, जो फार्म का कॉस्ट बर्डन था ये थोड़ा पास हो गया। कॉस्ट बर्डन क्यों ऐसे क्यों हुआ? इन्फ्लेशन, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन, इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज हुआ rather देन आउटपुट चार्जेस। जो आउटपुट गुड्स है तो उसके ऊपर चार्जेस जो है वो बायर से ज़्यादा चार्ज डिमांड कर रहे हैं। इस क्रम में जो है जो फैक्ट्री है उसके ऊपर कॉस्ट बर्डन जो इनपुट कॉस्ट बर्डन डिक्रीज हुआ। ये कुछ पॉइंट है।
हम इसको डिटेल डिस्कस करेंगे, और पीएमआई क्या है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स क्या करे, इसका गवर्नमेंट के लिए क्या है, उसका वो डिटेल डिस्कस करेंगे। In the service sector, rebound December तो न्यू बिजनेस एंड आउटपुट राइजिंग फास्टेस्ट पेस 3 मंथ तो तुम डिस्कस हो गया। एचबीसी सर्विस से तो सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो बताया ये बताया जा रहा है अभी 59 था हुआ है, इसका पहले 56.9 था। फ्रेश एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मतलब एक्सपोर्ट इंडियन सर्विसेज फार्म ग्रीव एट द स्लोएस्ट पेस सिंस जून। फ्रेश एक्सपोर्ट जून से स्लोएस्ट पेस है, बट विद डिमांड सीन फ्रॉम रीजन लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, वेस्ट एशिया एंड साउथ अमेरिका, इसी सारी कंट्री से जो डिमांड आ रहा है तो एक्सपोर्ट ऑर्डर थोड़ा इंक्रीज हुआ, लेकिन स्लो स्पीड में इंक्रीज हुए। एक कुछ पॉइंट है। बीच में ऑप्टिमाइजेशन लेवल हाउएवर इम्प्रूव फॉर नवंबर लेवल्स, एक कुछ पॉइंट है। बट इनपुट कॉस्ट मेन तो इनपुट कॉस्ट स्लिपिंग टू 40 मंथ लो, मतलब इन्फ्लेशन हुए 40 मंथ लो, इसको वजह इनपुट कॉस्ट डिक्रीज हुआ। और जो साइड बाय साइड जो है एट द सेम टाइम फार्म कंटिन्यू टू पास कॉस्ट बर्डन, सो देयर क्लाइंट आर विद द आउटपुट चार्जेस राइजिंग एट अ पेस विद द फास्टर रेट। जो क्लाइंट से जो चार्जेस मांग रहा है, जो कॉस्ट जो प्रोडक्ट का कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, इनपुट कॉस्ट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो है गैप जो है दोनों का कॉस्ट और प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, ये बिग पॉइंट है। क्वार्टरली एवरेज अक्टूबर टू दिसंबर अगर देखें क्वार्टरली रिकॉर्डेड लोएस्ट क्वार्टरली एवरेज सिंस जनवरी टू मार्च, प्रीवियस देखा प्रीवियस जनवरी टू मार्च क्वार्टर से अभी अक्टूबर एवरेज ऑन एवरेज देखेंगे तो लोएस्ट है। दिस इज एट्रीब्यूटेड वीकेस्ट इंडेक्स 58.4 इन अक्टूबर एंड 56.9 टू नवंबर एंड दिसंबर में 59 हुआ, लेकिन ऑन एन एवरेज जो है जनवरी मार्च इसका जो एवरेज था उससे इंक्रीज हुआ। एक बार चार्ट को एक बार देख लेते हैं। चार्ट को देखेंगे जनवरी मार्च तो पहले से डिक्रीज, ऑन एन एवरेज देखेंगे ऑन एन एवरेज डिक्रीज है, लेकिन पहले से इंक्रीज था। ठीक है, ये कोई बताया जा रहा है। हम कुछ पॉइंट देखेंगे। व्हाट आर द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पीएमआई इकोनॉमिक इंडिकेट करता है व्हिच डिराइव्स आफ्टर मंथली सर्वे ऑफ डिफरेंट कंपनी, मोर देन 500 कंपनी से डाटा एनालिसिस करने के बाद इसका जो पीएमआई सर्विस पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई दोनों कैलकुलेट किया जाता है। और काफ़ी सारी इंडिकेट के गवर्नमेंट काफ़ी सारी प्रोजेक्ट को भी इंडिकेट करते हैं। इट मेजर्स एक्टिविटी एट द परचेजिंग और इनपुट स्टेज। इसमें एक्टिविटी मेनली जो परचेजिंग इनपुट एंड परचेजिंग एंड इनपुट स्टेज में एक्टिविटी है। इन द सेंस इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विच इज इंडिकेटिव ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, दैट इज। और एक है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी है, वो आउटपुट मेजर करते हैं। और पीएमआई जो इनपुट के ऊपर ज़्यादा मेजर ध्यान देते हैं, इनपुट के ऊपर उनका जो इंडिकेटर जो काफ़ी पैरामीटर है इनपुट के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं। एक क्लियर है। देयर आर टू टाइप्स पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, सर्विस सेक्टर पीएमआई। Index show trend in both manufacturing and service sector. PMI does not capture informal sector activity, informal sector पे कोई डाटा नहीं करते, फॉर्मल सेक्टर में करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन कौन करते हैं? एस एंड पी ग्लोबल मेजर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स। ठीक है। द इंडेक्स मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड इज ड्राइव आफ्टर ए सर्वे ऑफ अपर 500 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को डिपेंड करके सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी से डाटा लेकर एनालिसिस करने के बाद उसको एनालिसिस करने के बाद उसको इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है। मेथोडोलॉजी अगर देखेंगे तो पैरामीटर ड्राइव फ्रॉम सीरीज ऑफ क्वालिटेटिव क्वेश्चंस, जो क्वालिटी क्वेश्चन 5 के वेरिएबल से वेरिएबल द वेट एंड वेट्स इन द इंडेक्स आर न्यू ऑर्डर्स कितना है, अगर न्यू ऑर्डर नहीं है तो क्वेश्चन को 30% को इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडेक्स बेस न्यू ऑर्डर नहीं है, न्यू ऑर्डर रिड्यूस है तो इसको 30% जो वेट है जो रिड्यूस हो जाएगा। आउटपुट 20% आउटपुट है। एम्प्लॉयमेंट अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 20% हो, सप्लाई डिलीवरी टाइम्स है तो 15% मार्क्स है। स्टॉक ऑफ आइटम परचेज 10%। ये कुछ पैरामीटर है, इसका बेस में जो है वो इंडेक्स निकाला जाते हैं, मंथली बेसिस में जो है कंडक्ट किया जाते हैं। क्लियर है। पीएमआई नंबर 0 to 100 क्या दर्शाते हैं? पीएमआई 5 रिप्रेजेंट, पीएमआई अबव 50 रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन। अभी दिसंबर में 59 में इंडेक्स आया था, मतलब एक्सपेंड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अभी पहले इसका पहले थोड़ी देर पहले बता, अगर 50 नीचे आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन, अगर 49 40 है तो डिक्रीज हुआ। ठीक है। रीडिंग 50 इंडिकेट्स नो चेंज, ये तो अपन क्लियर हो गया। पीएमआई इज एक्चुअली रिलीज एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ, इट इज देयरफॉर कंसिडर गुड लीडिंग इंडिकेटर
ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब मंथ का शुरुआत में रिलीज़ किया जाता है। इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का वो बाकी सारे पैरामीटर और नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो काम करते हैं। सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, द इंडेक्स इज रिलीज March before the most of the official data on industrial output, manufacturing and GDP growth become available। मतलब बाकी से डाटा है इंडस्ट्रियल आउटपुट, मैन्युफैक्चरिंग एंड GDP ग्रोथ, उनका ये जो रिलीज डाटा हमारे सामने आ जाते हैं। हेंस इट इज कंसिडर्ड गुड लीडिंग इंडिकेटर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेंट्रल बैंक ऑफ मेनी कंट्रीज ऑल्सो यूज द इंडेक्स टू हेल्प मेक डिसीजन ऑन इंटरस्टेट। काफ़ी सारी इंटरेस्ट का डाटा लेने काफ़ी सारी इंक्रीजिंग होता है, यूजफुल होता है। ए गुड reading of index enhances the attractiveness of economy and by another competing economy। मतलब अगर गुड रीडिंग है 59 में गुड रीडिंग है, उसके लिए इकोनॉमी का अच्छा गुड शो करते हैं। इट इज ऑल्सो गिव इंडिकेशन ऑफ कॉर्पोरेट अर्निंग एंड इट क्लोजली वॉच बाय इन्वेस्टर एज वेल एज बॉन्ड मार्केट। इसका बहुत हाई डेफिनेटली इम्पैक्ट करते हैं। एक कुछ पॉइंट है कुछ PMI के रिलेटेड, डेफिनेटली PMI के इंडेक्स अपना इकोनॉमी के अच्छा शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडियाज फॉरेस्ट रिजर्व्स जंप $2.75 बिलियन टू $625.2 बिलियन। ये इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट इंपॉर्टेंट हमारे लिए अच्छी है। जो हमारा जो फॉरेक्स जो डॉलर है हमारे पास फॉरेस्ट रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। गोल्ड रिजर्व्स वर अप बाय USD 853 million to USD 48.328 billion ड्यूरिंग द वीक, RBI सेड। गोल्ड रिजर्व है, रिजर्व किस टाइप का है वो भी डिस्कस करेंगे। और सिग्निफिकेंस क्या, डिटेल जो फॉरेस्ट रिजर्व है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हमारी इकोनॉमी में क्या सिग्निफिकेंस है, इंक्रीज होने से क्या हमारा लोग क्या फ़ायदा होगा, हमारा इंक्रीज क्या दर्शाते हैं, हम डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले इसको रिपोर्ट के ऊपर देख लेते हैं। इंडिया फॉरेस्ट रिजर्व जंप बाय USD 2.759 billion to USD 623.2 billion this week ended December 29. Reserve Bank said the Friday in the previous reporting week the overall reserve has increased by USD 4.471 billion to USD 620.441 billion। इसमें इंक्रीज लास्ट से अभी तो है इंक्रीज हुआ, पहले कितना था 620.441 बिलियन था, अभी कितना हुआ 623.2 बिलियन। इसमें वीकेंड में जो इतना रिजर्व हमारे पास इतना रिजर्व है, ऐसा RBI सेंट्रल बैंक। पर October 2021 the country forest security has reached all time high USD 445 बिलियन। मतलब जो अक्टूबर 2021 में जो है जो हमारा जो रिजर्व था सबसे हाईएस्ट में 645 बिलियन USD बोलन डॉलर था, अभी कितना है 643, ठीक है, ये वो क्लियर है। For the week ended December 29, foreign currency asset major component of reserves increase USD 1.869 billion to USD 551.615 billion as per data from Reserve Bank। इसमें जो इंक्रीज हुआ इसमें जो शो कर रहे हैं एक्सप्रेशन डॉलर टर्म फॉरेन करेंसी एसेट इंडिकेट इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन। अगर फॉरेन का इंक्रीज हो डिक्रीज होगा तो डिप्रिसिएशन का हम इंक्रीज होगा मतलब इफेक्ट एप्रिसिएशन करेंगे। और डिप्रिसिएशन appreciation or depreciation of non-US unit like euro, pound and yen yield in foreign exchange reserve। एक कुछ पॉइंट है। गोल्ड रिजर्व आया आप, गोल्ड रिजर्व तो है हमने देखा रिपोर्ट किया तो 48.328 बिलियन USD में इंक्रीज हुआ दिस वीक आज पर RBI। इसके इम्पैक्ट हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंट है, डिटेल डिस्कस करेंगे। ये भी रियली इंपॉर्टेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर एसेट हेल्ड ऑन रिजर्व बाय सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज। फॉरेन करेंसी में सेंट्रल बैंक कितना रिजर्व है उसको करेंसी है उसको, ये मेनली तो डॉलर में है, विच कैन इंक्लूड बॉन्ड, ट्रेजरी बिल एंड सेवरल अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इट नीड टू बी नोटेड दैट मोस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर हेल्ड इन US डॉलर्स, US डॉलर में रिजर्व होते हैं। इंडिया फॉरेज इंक्लूड फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व हो सकते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट हो सकते हैं, रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, इसमें इस सारी पॉइंट हो सकते हैं। तो हमें भी ये बात क्लियर होगा क्या क्या सेट हमारे हो सकते हैं। हम देखेंगे उसको सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग कॉन्फिडेंस इन द पॉलिसीज फॉर मॉनिटरी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। हमारे पास अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट होगा, हमारे पास रिजर्व होगा तो हम कुछ इकोनॉमिकली बहुत से डिसीजन ले सकते हैं। प्रोवाइड द कैपेसिटी टू इंटरवेन द सपोर्ट
to the of the national and Indian currency, limit external vulnerability by maintaining foreign currency liquidity to absorb shock during the times of crisis or when actually the borrowing is curtailed। 21 नंबर पर अगर हमारे पास करेंसी है, फॉरेन करेंसी, हम काफ़ी सारी बात डिस्कस डिसीजन ले सकते हैं। मेंटेन फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी ले सकते हैं, मेंटेन लिक्विडिटी एब्जॉर्ब शॉक ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस के टाइम में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, हमारे हेल्प करेंगे। हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होगा तो कई इकोनॉमिक पॉइंट एक वीक माना जाएगा। सिग्निफिकेंस है कंफर्टेबल पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट, डेफिनेटली कंफर्टेबल, अगर हमारे पास रिजर्व है कंफर्टेबल पोजीशन गवर्नमेंट है। Managing crisis, it served as a cushion in the event of balance of payment crisis of the economic front। Rupee appreciation, rising reserve are also helped the rupee to strengthen against the dollar। 21 पॉइंट है confidence of market, reserve will provide a level of confidence to market and investor that a country can meet the external obligations। 21 पॉइंट है जैसे फॉरेस्ट रिजर्व क्या का है, हम डिटेल डिस्कस किया और उसका सिग्निफिकेंस का है, इसको प्रीलिम्स क्वेश्चन इसको पढ़ाने का चांस है और इकोनॉमी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी चर्चे में है, इंडिया डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट ऑफ 2024-25 कुड बी इज लोएस्ट इन 9 ईयर्स। इसका ऊपर चर्चे में काफ़ी चर्चे में है, मतलब जो मैटर क्यों चर्चे में आया, एक्चुअली मैटर ऐसा हुआ जो इनमें इस बजट में 51,000 करोड़ जो बजट में दिया था ड्यूरिंग फॉर दी इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस साल में जनरल इलेक्शन होने के वजह से गवर्नमेंट काफ़ी सारी डी इन्वेस्टमेंट जो टारगेट जो है रोका गया है। मेन तो IDBI बैंक को डी मतलब उसको सेल आउट करना है, काफ़ी सारी उसको डी इन्वेस्टमेंट करना है, वो पॉइंट काफ़ी रुका है, पेंडिंग है। तो व्हाट इज़ डी इन्वेस्टमेंट, इसको हम जानकारी देंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका क्यों इस चर्चा में है और जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत टॉपिक बहुत चर्चा में है तो मैं सोचा इसको बहुत टॉपिक को डिस्कस किया जाए। इसलिए स्लो टारगेट ऑफ नेक्स्ट स्पेशल ईयर which is begun April 1, 1st April चालू होगी, likely to government is unsure whether regulatory delay will be allowed to complete the sale of majority stake to IDBI बैंक। तो IDBI बैंक मेजोरिटी स्टेक जो है जो शेयर जो है IDBI बैंक का उसमें सेल करेंगे, नहीं का अभी तो श्योरिटी नहीं है। और भी काफ़ी सारी फंड से सेक्टर है उसको डी इन्वेस्टमेंट करना, प्रोजेक्ट है उस होल्ड में है। इन कुड से टारगेट पर डी इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्टेट फार्म फिसल 2024-25 फॉल शॉर्ट ऑफ ईयर्स ग्लोबल गोल टू स्टैंड लोएस्ट इन द 9 ईयर्स। तो ग्लोबल जो टारगेट रखा है 51,000 करोड़ है जो सेल नहीं कर उसमें, तो इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे डिटेल, अगर डी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा उसको टारगेट अचीव नहीं करेंगे, इम्पैक्ट क्या रहेगा। डेफिनेटली वन ऑफ द मेन फिशल डेफिसिट होगा, जो टारगेट 51 टारगेट रखा गया उसको फंड नहीं आएंगे तो काफ़ी सारी फिशल डेफिसिट तो मेन है, और भी काफ़ी सारी इश्यूज में आएंगे जैसे there is no clarity when the fit for proper vetting would be completed। There will be no other approval required from RBI। the buyer shortlist RBI को buyer shortlist किया है कि नहीं अभी को पेंडिंग है, मेनली जनरल इलेक्शन के वजह से डी इन्वेस्टमेंट का मैटर पेंडिंग होगा। अभी तो 20% मतलब 10,000 करोड़ अचीव हुआ, मतलब 20% अभी बाकी है। The sale of ID Bank is expected to bring more than 200 billion rupees, मतलब 2.4 बिलियन डॉलर ID बैंक का जो डी इन्वेस्ट करेंगे तो 2.4 बिलियन डॉलर जो है हमारा गवर्नमेंट का आएंगे, वो एक मेजर पॉइंट है। इनटू गवर्नमेंट को अकॉर्डिंग टू जो रोटर्स से बताया जा रहा है, लेकिन एक पेंडिंग है। ड्यू टू जनरल इलेक्शन ड्यू टू जनरल इलेक्शन की वजह से जो गवर्नमेंट जो प्राइवेटाइजेशन था, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन रिपोर्ट्स आर पेंडिंग, बहुत सारी ये तो भारत पेट्रोलियम BPCL करना था, प्राइवेटाइजेशन करना था। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI Concor are already a pipeline at analysis। Privatization can happen only after April May general election is point बाकी है। In the current fiscal, out of the budgeted amount of 51,000 crores, about 20% 10,000 crores have been collected during the majority stake sale of IPO। और the stake sale IPO और OFS में ऑफर ऑफ सेल, इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट जो डी इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मैं जो प्राइवेटाइजेशन करना है इसका और एक काम पूरा पेंडिंग है क्योंकि जनरलाइजेशन है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या है हम डिस्कस करेंगे। सेल ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE, ध्यान दीजिएगा
इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, सेल ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को सर इंक्लूडिंग एसीआई, एनडीएच स्टील, बीएमएल, एचएल, लिपकेयर एंड आईडीबीआई बैंक आर इन पाइपलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ द करंट फिजिकल। सेंट्रल में तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो प्राइवेट सेंट्रल प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज है उसको सेल आउट करना, डिसमिस करना है, इसको पेंडिंग है। चलिए हम उसको देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या है, डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक क्वेश्चन आया था 2011 में, वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डी इन्वेस्टिंग इट्स इक्विटी इन द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जैसे हम देखा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उसको क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है। गवर्नमेंट इंटेंड टू यूज the revenue earned from the de-investment mainly to pay back the external debt। मतलब एक्सटर्नल डेट है उसको पे करने के लिए गवर्नमेंट जो डी इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है उसको, एक पॉइंट है। दूसरे, गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ सीपीएसई। मतलब गवर्नमेंट जो सेंट्रल जो प्राइवेट सेंट्रल एंटरप्राइज उसको मैनेजमेंट कंट्रोल रखना नहीं चाहते। दोनों पॉइंट का वो क्वेश्चन आया था, आप लोग समझ गए क्वेश्चन आंसर क्या होगा। चलो और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। व्हाट इज डी इन्वेस्टमेंट, व्हेन द गवर्नमेंट सेल इज एसेट or a subsidiary such as central or state public sector firm, this is referred to de-investment or de-investment or de-investment। तो कुछ पब्लिक सेक्टर एसेट है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर और स्टेट और पब्लिक सेक्टर फार्म है, उसको सेल करेंगे और डी इन्वेस्ट करेंगे, उसको डी इन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है। सेल करना 3 टाइप का मेथड है डी इन्वेस्टमेंट। मेजोरिटी, कोई अगर कुछ सेक्टर है कोई बैंक है वो कुछ मेजोरिटी शेयर अगर सेल करेंगे मोर देन 50% तो मेजोरिटी है। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो गया। माइनॉरिटी मतलब गवर्नमेंट के पास 51% होल्ड, एटलीस्ट 51% होल्ड रहेगा तो माइनॉरिटी हो जाएगा, मतलब 49% सेल करेंगे। इनके सब मेजोरिटी डी इन्वेस्टेशन द गवर्नमेंट ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ एक्वायरिंग कॉर्पोरेशन व्हाइल दी होल्डिंग द पोर्शन ऑफ द कंपनी। मतलब क्लियरिटी है, मेजोरिटी डी इन्वेस्टमेंट होगा तो गवर्नमेंट के पास शेयर कम रहेंगे, मेजोरिटी तो प्राइवेट सेक्टर में चला जाएगा। हायर इन केस ऑफ कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन दी बायर इसी कंप्लीट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, क्लियरिटी है ये। मेन गोल ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट related to capital goods, labor and infrastructure, regardless of whether it is entitled or reduction in funding। गाँव में फंड शॉर्टेज, फिजिकल डेफिसिट है, इसको मेन तो गोल है उसको जो बजट में रखा गया उसको मेन गोल है इन्वेस्ट करने के लिए। एक कुछ पॉइंट क्लियर हो गया, मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन तो फिजिकल डेफिसिट है, इसको मीट द बजटरी नीड्स, स्पेशल इसमें इंप्रूव पब्लिक फाइनेंस, ओवर इकोनॉमिक एफिशिएंसी, diversify the ownership of PSU, public sector undertaking for enhancing efficiency of individual enterprises। एक कुछ पॉइंट है, for लीजिए टू फंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एक कुछ पॉइंट है, डू डिपोलिटाइज नॉन एसेंशियल सर्विसेज, मतलब दो एसेंशियल सर्विस नहीं है तो उसको सेल आउट कर देना, कुछ पॉइंट है। हमने जो क्वेश्चन देखा था इसको आंसर हम देख लेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है, गवर्नमेंट टेंड टू यूज रेवेन्यू अर्न फ्रॉम दी इन्वेस्टमेंट मेनली टू पे बैक टू एक्सटर्नल डेट के लिए नहीं है। गवर्नमेंट तो फिजिकल डेफिसिट है और बाकी इंटरनल काम के लिए यूज होता है, एक्सटर्नल डेट के लिए मेनली तो ऐसा जरूरत नहीं एक्सटर्नल डेट के लिए, तो फाइल फर्स्ट इनकरेक्ट है। सेकेंड पॉइंट है, गवर्नमेंट नो लॉन्गर इंटेंड टू रिटेन मैनेजमेंट कंट्रोल, ऐसे भी करने ऐसे तो नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नमेंट टेक डिसीजन टू डी इन्वेस्ट ऑफ द CPSE but largely decide to retain management control in case to case varies। जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको गवर्नमेंट मेनली ऐसे जरूरत नहीं सब सेल करना चाहते हैं, लेकिन उसको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वो केस टू केस वेरी कर सकते हैं, तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। एक कुछ पॉइंट है, चलिए हम नेक्स्ट लास्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, सेंटर में प्रोवाइड रुपीज 12 to 14,000 करोड़ मोर फॉर MGN REGS फॉर द स्पेशल। ये बताया जाता है फॉर सोपास फाइनेंशियल 24 में 245.41 crore person day work have been generated and number could touch 294 टाइम जो पर्सन डे टाइम इंक्रीज हुआ। तो सेंटर जो एलोकेशन है ऑलरेडी 16,000 करोड़ सप्लीमेंट्री एज इंक्रीज दिया है, उसके बाद भी जो है बताया जा रहा है 12 to 14,000 करोड़ एलोकेट करेंगे इस बार जो February 1 में जो बजट होगा। With extra allocation of 16,000 crore in the first supplementary demand for grant almost exhausted। तो दिसंबर में जो 16,000 करोड़ एलोकेट किया था वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया था। सेंटर में एडिशनल 12 to 14,000 करोड़ और डिक्लेयर से महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको पूरा एडिशनल 12 to 14,000 में टोटल 30,000 करोड़ एडिशनल ऐड हो जाएगा एज पर बजट जो दिया गया था।
उसके ऊपर ये इम्पैक्ट क्या आएंगे, फिशल डेफिसिट होगा, वो जैसे डिस्कस करते हैं। अगर एडिशनल जो बजट के ऊपर जो अगर कोई खर्चा होता है, कोई सैंक्शन करते हैं, उसको क्या इम्पैक्ट होगा डिस्कस करेंगे। सेंट्रल रेट सुपर रिलीज 70,000 करोड़ और 92% ऑफ 76.143 करोड़ 76,143 crores provided in फाइनेंशियल ईयर 24 रुपीज 60,000 करोड़ बजट, 60,000 करोड़ बजट में और 16,000 करोड़ जो है 16,000 करोड़ रुपीज 16 करोड़ जो सप्लीमेंट्री दिसंबर में हुआ था, टोटल 76,000 करोड़ जो है ऑलरेडी स्पेंड हो गया था। एडिशनली जो है और एडिशनल और भी हम 12 to 14 जो करेंगे कितना जाएगा, 88 करोड़ टू 90,000 करोड़ इंक्रीज हो जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। इसके ऊपर इम्पैक्ट क्या पे और इम्पैक्ट क्या करेंगे, एम जी एन आर ई जी एस एम टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days guaranteed wage and employment to financial year to every household in the rural areas country whose adult members volunteer to do unskilled manual work mainly during the seasons during off season, उसका ऊपर 100 days guaranteed स्कीम है। एक्स्ट्रा एलोकेशन अप टू 30,000 इंक्लूड फास्ट सप्लीमेंट्री स्कीम ऑन इम्पैक्ट फेशल, इसे बढ़ा जा रहा है, फेशल डेफिसिट नहीं होगा क्योंकि जो गवर्नमेंट का हायर टैक्स रेवेन्यू ऑलरेडी जीएसटी कलेक्शन इंक्रीज है और नॉन टैक्स रेवेन्यू एक्सपेक्टेड ओवर द बजट इन फाइनेंशियल 24, जो बजट में जो रेवेन्यू कलेक्शन किया गया तो उससे एक्स्ट्रा एडिशनल जो टैक्स कलेक्शन हो गया है, इसके लिए भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे। ऑल्सो देयर आर सम सेविंग इन मेनी स्कीम में सेविंग है और एज मैंने मोस्ट डिपार्टमेंट ये भी है दिखाया गया, अनलाइकली टू फुल्ली स्पेंड एलोकेटेड फंड सेविंग किया गया, लेकिन बहुत सारी स्कीम है उसमें सेविंग जो बजट में है तो उसमें सेविंग है। इसको तो फिशल डिविजन इनके इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेंगे ऐसा बोला जा रहा है। एक कुछ पॉइंट है इस टॉपिक के ऊपर। चलिए आज इसी ईद तक का कल का हम तो आज गुड नाइट, आप लोग मन लगा पढ़ाई करेंगे और हो सकता है 2024 में आप लोग अच्छा रिजल्ट करेंगे, डेफिनेटली 2024 अच्छा रिजल्ट करेंगे। चलिए गुड नाइट, थैंक यू।